सबसे बड़ी वजह अनअवेयरनेस इन आवर कॉलेजेस है। कॉलेज के लेवल पे बच्चों को हम बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स ये चीज़ें जब पढ़ाई जाती हैं तो नेचुरली बच्चों में एक इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में पैदा हो जाता है। इस वक़्त सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी जो ग्रेजुएट्स हैं, वो हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में सबसे ईज़िली एक्कोमोडेट हो जाते हैं। और ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 4 साल की ग्रेजुएट डिग्री लेते हैं। और सर कौन से प्रोजेक्ट है जिसमें नए स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं? जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि बायोटेक्नोलॉजी एक डाइवर्स फील्ड में हेल्प आउट कर सकती है। हमारे पास ऐसे टैलेंटेड टीचर्स मौजूद हैं जो कि नैनो टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी पे रिसर्च करवा रहे हैं। प्लांट साइंसेज में, टिश्यू कल्चर में काम हो रहा है बहुत सारा। बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम प्रोडक्शन और मेडिसिन साइड पे और हेल्थ साइड पे डिफरेंट जीन्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं और डिफरेंट डिजीज़ हैं उनके बारे में काम हो रहा है। हमारे एक डॉक्टर साहब यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्ट पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो माइक्रोबियोलॉजी, प्लांट साइंसेज, हेल्थ साइंसेज एंड एनिमल साइंसेज की मुख्तलिफ एरियाज में बायोटेक्नोलॉजी में हम रिसर्च करवा रहे हैं। हमारे पास डेडिकेटेड लैब मौजूद है जो कि बायोटेक्नोलॉजी की, बायोसाइंसेज की, एंजोलॉजी की है। स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर HPLC, FTIR, जेल डॉग सिस्टम, DNA, RNA मैनिपुलेटिंग इक्विपमेंट और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। सर आपके पास कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा में जो आप ऑफ़र करते हैं ग्रेजुएट बच्चों के लिए या फिर एफएससी फ्रेश जो बच्चे होते हैं उनके लिए? तो एट डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेज इन यूनिवर्सिटी ऑफ वी ऑफर 2 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जिसको हम BS प्रोग्राम कहते हैं। ये 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है। BS बायोसाइंसेज एंड BS बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा हम MS बायोकेमिस्ट्री, MS बायोसाइंसेज एंड MS बायोटेक्नोलॉजी भी है क्योंकि पुराने ज़माने में MPhil कहलाया जाता था। तो 3 प्रोग्राम हमारे MS लेवल के हैं और MS बायोटेक्नोलॉजी जिसका मैंने आपको पहले बताया वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। उसके लिए आपके पास BS बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री होना लाज़मी नहीं है। इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट इन BS बायोटेक्नोलॉजी यू आर आइडियल कैंडिडेट। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो BS ज़ूलॉजी, BS प्लांट साइंसेज, BS माइक्रोबायोलॉजी के बाद उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है बायोटेक्नोलॉजी को और वो MS बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास सर करते हैं। आज लैब में जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं, जो रिसर्चर काम कर रहे हैं, डू यू बिलीव इन दैट कि नियर फ्यूचर में एआई विल रिप्लेस ऑल दीज़ ह्यूमन बीइंग्स? वी हैव टू अंडरस्टैंड DNA, वी हैव टू अंडरस्टैंड मेडिसिन, वी हैव टू अंडरस्टैंड इम्यूनोलॉजी और उसके लिए आपको साइंटिस्ट की ज़रूरत होगी। कंप्यूटर के भी ये चीज़ हमसे ले नहीं सकेगा। सो आई सी बायोटेक्नोलॉजी एज अ लॉन्ग टर्म प्रोफेशन जिसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशन और जॉब्स करेंटली भी हमारी मार्केट में मौजूद। Sir, would you like to agree with the perceptions that most of the people have that bioscience is a woman dominating subject? और हमारी फीमेल स्टूडेंट डेडिकेटेड होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं, उनको एडमिशन ज़्यादा ऑफ़र किए जाते हैं क्योंकि वो एलिजिबल होती हैं। तो येस उनके इंटरेस्ट भी होता है इस एरिया में, लेकिन वो एलिजिबल होती हैं। हमारे लड़के जो हैं वो इंजीनियरिंग की तरफ उनका ट्रेंड है। लड़कों का ट्रेंड कंप्यूटर साइंसेज़ की तरफ और मैनेजमेंट साइंसेज़ की तरफ ज़्यादा ट्रेंड है। बेसिक साइंसेज़ वाज़ ऑलवेज़ फीमेल डोमिनेटेड। सर कॉमन मैन का एक परसेप्शन ये है कि बायोटेक्नोलॉजी और साइंस ने इंसानों के लिए मसाइल ज़्यादा खड़े किए और वो मसाइल ये है ये बायो वार। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बायोटेक्नोलॉजी का काम हो रहा है, जैसे कि आपको पता है कि हम एक एग्रीकल्चर नेशन है। सो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट काम इस वक्त हमारे पंजाब में और सिंध में जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, पेशावर की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, न्यू वेराइटीज़ पैदा करना, उनको डिजीज़ रजिस्टर्स बनाना, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना। फिर बायो में हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं स्ट्रेसेस, एबायोटिक स्ट्रेसेस, एंबायोटिक स्ट्रेसेस, उनके अगेंस्ट ऐसी चीज़ों को पैदा करना। सो बायोटेक्नोलॉजी इज़ रियली हेल्पिंग। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, welcome to all of you in this UWO podcast series. I am Dr. Fawad, your host for today, and our guest today is Professor Dr. Syed Waqas Hassan, a biosciences professor who spent their days exploring how life works. Dr. Waqas completed his PhD in biotechnology from University of Natural Resources and Life Sciences, Austria in 2012, and then Professor joined University of Wa. Professor Dr. Waqas is a passionate person about public engagement, education, and real-world application. Today, we are excited to learn how biosciences connect with the daily lives. So, sir, welcome to you in our show. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Sir, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू जी। Sir, would you like to tell us something about your life at the University of Wa? At University of Wa, I would like to tell you about my education journey.
I started my early education from Atak city. Then I shifted to Agriculture University Peshawar for agriculture studies. तो पेशावर में फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी बीएस ऑनर्स शुरू की थी, आई केम अक्रॉस प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स. So my graduation is in 2003 in plant breeding and genetics. At that time I heard the name biotechnology, एक नई टर्मिनोलॉजी उस वक्त इवॉल्व हो रही थी, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. एट दैट टाइम मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा तो बायोटेक्नोलॉजी में करूँगा. लकीली आई वाज लकी टू गेट एन एडमिशन इन मास्टर्स. आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप मिला, जिसके लिए मैं ऑस्ट्रिया गया, और वियना ऑस्ट्रिया से मैंने पीएचडी भी बायोटेक्नोलॉजी में शुरू की. और आई हैव डन माय पीएचडी इन 2012. सिंस देन आई एम टीचिंग एंड डूइंग रिसर्च इन दिस एरिया. तो जो एक्चुअल मेरा पैशन है वो बायोटेक्नोलॉजी और बायो साइंसेज है. यूनिवर्सिटी ऑफ वाह में मैं पिछले 11 ईयर से सर्व कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम टीचिंग और रिसर्च की एक्टिविटीज़ को देखते हैं. Okay, sir, you started your career choosing biotechnology as a field almost 20 years back. Exactly. But, sir, still there is a lack of awareness in students, particularly fresh graduates, fresh students, freshmen who just completed their FSC. So, अब ऐसा क्यों है, सर? सबसे बड़ी वजह अनअवेयरनेस इन आवर कॉलेजेस है. कॉलेज के लेवल पे बच्चों को हम बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, ये चीज़ें जब पढ़ाई जाती हैं तो नेचुरली बच्चों में एक इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में पैदा हो जाता है. हमारे जो कॉलेज के टीचर्स हैं, उनकी एजुकेशन में बायोटेक्नोलॉजी कहीं पे भी शामिल नहीं है. इसलिए वो बच्चे जो कि एफएससी करते हैं यूजुअली बायोटेक्नोलॉजी को एज अ कैरियर नहीं चूज़ करते. इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. वही बच्चे जब बायो साइंसेज़ में, ज़ूलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं और उनको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ साइंसेज़ स्टूडेंट्स चूज़ बायोटेक्नोलॉजी फॉर देयर एमएस. दे चूज़ बायोटेक्नोलॉजी फॉर देयर पीएचडी. लेकिन बीएस लेवल पे क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, कॉलेज लेवल पे बच्चों को एज़ अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट मैं समझता हूँ, हम लोगों ने अप्रोच नहीं किया स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे, बच्चों को एंगेज नहीं किया, उनको बताया नहीं कि किस तरह बायो साइंसेस को इंटरेस्टिंग बनाते हैं हम, जब उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को शामिल करते हैं. सर, कुछ स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके बच्चे हैं या आपके जानने वाले हैं, सो यू आर टेलिंग देम कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली अबाउट बायोटेक्नोलॉजी. सर, अगेन क्वेश्चन आ जाता है जो कैरियर का. तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट इजीली वहाँ जाके एडजस्ट हो सके? मैं समझता हूँ कि आने वाला दौर या कंप्यूटर साइंसेस का है या बायोटेक्नोलॉजी का. अगर आप मुझे थोड़ा-सा टाइम दें, ओके, मैं श्योर, आपको श्योर, एक्सप्लेन करूँगा. श्योर. वी ऑल ऑफ अस एग्री कि आने वाला दौर एआई का और कंप्यूटर का है. लेकिन इसके साथ-साथ बायोटेक्नोलॉजी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है. थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी मेरे लिए एक फील्ड नहीं है. इट इज़ अ टूल. ये एक टेक्नीक है जिसमें हम लाइफ साइंसेज और जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है और जितने भी लाइफ मटेरियल है, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं ह्यूमन के बेनिफिट के लिए. वो बायोटेक्नोलॉजी फूड साइंसेज में भी होती है, बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर साइंसेज में भी होती है, बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री में भी होती है, बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ साइंसेज में भी होती है. ये एक ऐसा एरिया है. मैं अपने टीचरों से अक्सर सुना करता था और मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट को तो जॉब ढूंढनी ही चाहिए, बायोटेक्नोलॉजिस्ट को जॉब क्रिएट करनी चाहिए. तो हमें बायोटेक्नोलॉजी के ऐसे ग्रेजुएट बनाने चाहिए जो कि बायोटेक्नोलॉजी की जॉब्स क्रिएट करें. लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या बायोटेक्नोलॉजी की जॉब्स हैं? इस वक़्त सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी जो ग्रेजुएट्स हैं, वो हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में सबसे ईज़िली एक्कोमोडेट हो जाते हैं. और ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 4 साल की ग्रेजुएट डिग्री लेते हैं. और मैं कभी भी अपने अच्छे स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड नहीं करता कि 4 साल की ग्रेजुएट डिग्री के बाद आप पढ़ाई को हासिल करना बंद कर दें. ऑफ़ कोर्स अगर घरेलू हालात और माली मुश्किलात हैं, वो आगे नहीं पढ़ सकते, दे कैन गो फॉर जॉब. लेकिन अगर आप मास्टर्स लेवल तक एजुकेशन हासिल कर लें बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, हम वाह कैंट में जिस तरह रहते हैं, आपको पता है हद्दार हमारे पास है. हद्दार में बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं. वहाँ पे बहुत सारी ये और ऐसी कंपनीज़ हैं जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी शामिल हो सकता है. हमारे वाह में आईडीसी और डायग्नोस्टिक कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि बड़ी मशहूर हैं, जो कि बच्चों को इंटर्नशिप पे लेती हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स जो हैं इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जा सकते हैं, फिशरीज सेक्टर में जा सकते हैं. कि बायो साइंसेज की जितनी भी फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी उन सब में हेल्प कर सकती है. सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं,
वैक्सीन डेवलपमेंट, मेडिसिन डेवलपमेंट। यस, आई एग्री कि पाकिस्तान में उसका बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई एक ऐसा साइंटिफिक एरिया है जो कभी भी कंप्यूटर या एआई ओवरटेक नहीं कर सकती, वो बायोटेक्नोलॉजी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड डीएनए, वी हैव टू अंडरस्टैंड मेडिसिन, वी हैव टू अंडरस्टैंड इम्यूनोलॉजी, और उसके लिए आपको साइंटिस्ट की ज़रूरत होगी। कंप्यूटर के भी ये चीज़ हमसे ले नहीं सकेगा। सो आई सी बायोटेक्नोलॉजी एज अ लॉन्ग टर्म प्रोफेशन, जिसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस और जॉब्स करेंटली भी हमारी मार्केट में मौजूद। Sir, for the last 11 years you are connected with the field, being as a professional in the field. आपको सर क्या लगता है कि जो मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका ज़्यादा फोकस डिग्री के ऊपर है, न कि स्किल्स के ऊपर? तो बीइंग एज एग्जामिनर ऑफ एमएस एंड पीएचडी एंड एज वेल एज ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट एज वेल, तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी सर। उसकी बेसिक पॉजिटिव एजेंट सर क्या है, पर्टिकुलरली इन द बायोटेक्नोलॉजी और इन द बायोसाइंसेस? आई वुड से ऑल अक्रॉस अवर यूनिवर्सिटी सिनेरियो, यस। हमारे बच्चों की साइकोलॉजिकली ग्रूमिंग ही इसी तरह होती है कि जॉब बड़ी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस बड़े इंपॉर्टेंट है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये कौन ये इस तरह की इंप्रेशन देते हैं, टीचर्स या पेरेंट्स या सोसाइटी? सोसाइटी, सोसाइटी। जो लास्ट में आपने कहा, आई एग्री विद कि हमारा सोसाइटी प्रेशर ऐसा है कि एक लड़का शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि 16 साल की एजुकेशन के बाद उसके पास एक जॉब नहीं है। तो बच्चों के लिए प्रायोरिटी डिग्री होती है और उसके बाद वो जॉब होती है। लेकिन हम करंट सिनेरियो को देख रहे हैं, आई आई कैन ईज़िली से पुराने वाला दौर ख़त्म हो चुका है। आसानी से आपको गवर्नमेंट जॉब्स ही अब नहीं मिलने वाली। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है या किसी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, तो आपको स्किल सीखना बहुत ज़रूरी होगा। चाहे ये बायोटेक्नोलॉजी है, चाहे ये केमिस्ट्री है, चाहे ये मैथमेटिक्स है। कन्वेंशनल साइंसेज़ का ज़माना पीछे रह चुका है। अगर हमने मार्केट में अपना आप को कुछ मनवाना है और हमने कुछ अपने रिसोर्सेज़ से अर्न करना है, तो हमें स्किल सीखनी पड़ेंगी और अपने एरिया में रहते हुए स्किल सीखनी पड़ेंगी। सर हैविंग सेड दैट कि बायोटेक्नोलॉजी एंड एआई ये आने वाले दौर के पिलर्स है। सो सर अभी जो ऑलरेडी फैसिलिटीज़ है इन पाकिस्तान बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से, इज़ इट इनफ जस्ट टू डिस्कवर समथिंग न्यू और टू वर्क विद ऑलरेडी सम एक्जिस्टिंग मटेरियल? अ आई वुड से यस वी हैव। पेशावर से लेके कराची तक हमारे पास मल्टीपल रेनाउंड बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। पेशावर में इब्जी है, फैसलाबाद में निब्जी है, एचजे इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। एंड यस, ऑफ कोर्स दे विल नॉट बी अकोमोडेटिंग ऑल ऑफ द बायोटेक ग्रेजुएट्स, लेकिन जो अच्छे और पोटेंशियल ग्रेजुएट्स हैं वो तो वहाँ पे ज़रूर चले जाएंगे। देन बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में एज अ जॉब आप टीचर्स भी इसके अंदर लग सकते हैं। मैं एक और चीज़ बच्चों को कहता हूँ कि अदर देन एनवायरमेंटल साइंसेज, कि एनवायरमेंटल साइंसेज जैसे आपको पता है एक और बहुत ही रेलिवेंट सब्जेक्ट है मॉडर्न दौर के हवाले से। अदर देन एनवायरमेंटल साइंसेज, फॉरेन कंट्रीज़ में अगर कहीं आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है तो लाइफ साइंसेज में स्पेशली सो बायोटेक्नोलॉजी है। तो आई एग्री कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी तरीके से नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इसमें थोड़ा-सा अनलकी है कि हम एक ऐसी स्टेट हैं जो कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से और एग्रीकल्चरल ग्रोथ के बाद हम डायरेक्ट कंप्यूटर ग्रोथ और कंप्यूटर से अपनी जो रिसोर्सेज डेवलप करने में आ गए हैं। वी हैव मिस्ड दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो वो हमें हमेशा फ़ील होता रहेगा कि विदाउट इंडस्ट्री आपके ग्रेजुएट्स जो हैं वो प्रॉपरली जॉब नहीं फाइंड कर सकेंगे। सर यूजुअली हमने एक चीज़ नोट की है कि जो मार्केट ड्राइवन सब्जेक्ट है वो पॉपुलर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो मार्केट में हम जाके उसकी इतनी वर्थ नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ऐसा सर क्यों है? व्हाई यू आल्सो फील लाइक दैट एंड आई आल्सो फील लाइक दैट, सो व्हाई इज़ लाइक दैट वन? उसके मुकाबले में अगर मैं थोड़ा-सा उसकी वज़ाहत कर लूँ, तो लोग कुछ मास कम्युनिकेशन और मीडिया के साइड पे चले जाते हैं, जस्ट ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर और 6 मंथ्स एंड दे अर्न a lot in comparison to that of a biochemistry, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स स्टूडेंट्स। तो सर इसी गैप को कैसे ब्रिज करें और इसी को आप किस नज़र से देखते हैं? आई एग्री। साइंस के कोई भी सब्जेक्ट अगर हम जब भी पढ़ाते हैं या स्टूडेंट हम पढ़ते हैं, दोज आर द सब्जेक्ट्स हु रिक्वायर टाइम, स्किल
एंड थॉट प्रोसेस। मैं नहीं कह रहा कि सोशल साइंस या और ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये चीज़ें कम होती हैं, लेकिन यस, अगर आप साइंस के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा साइंस के स्टूडेंट्स रात तक बैठ के स्टडी करते हैं, और जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स उनको स्टडी के लिए उतना ज़्यादा नहीं एफर्ट करनी पड़ती। तो यस, आई एग्री, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और जैसे कि आपको पता है हमारे दौर का अलमिया है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन मेहनत से भागती है। लेकिन जो बच्चा डिसाइड कर लेता है कि मैंने केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी या इस किस्म का डेडिकेटेड और टफ और चैलेंजिंग सब्जेक्ट पढ़ना है, तो यकीन मानिए उसी में उसका फ़ायदा होता है, उसी में उसको फ्रूट भी मिलता है। सर, आप जब भी किसी क्लास को पढ़ाते हैं, बीएस, एमएस या पीएचडी, आई एम श्योर कि सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट है। तो अभी स्टिल आपको यही फ़ील हो रहा है कि दे आर इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब्स, और दे वांट टू जस्ट कंटिन्यू देयर ओन बिज़नेस और स्टार्ट देयर ओन बिज़नेस, particularly with biotechnology, genetics, bioinformatics and all these disciplines? मेरे एक्सपीरियंस में जिस वक़्त बच्चा एफएससी से हमारे पास आता है, तो वो यही एम लेके आता है कि मैंने 4 साल की डिग्री हासिल करनी है और उसके बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। और हम बच्चों को बताते हैं वहाँ पे देयर आर जॉब्स अवेलेबल, लेकिन उनकी ब्रैकेट 30 टू 40 के की ब्रैकेट में आपको बिना जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आप अच्छी एजुकेशन अर्न करना चाहते हैं, तो दिस विल ट्रांसलेट इनटू गुड सैलरी फॉर यू। बीएस में बच्चा ये बात नहीं समझ सकता, लेकिन जैसे ही वो बच्चा एमएस या पीएचडी में आता है, तब उसको नॉलेज की और स्किल की इम्पोर्टेंस होती है। और मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ, अगर आपको आपके घर के हालात, ऑफ कोर्स एजुकेशन इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव इन पाकिस्तान, इट्स नॉट चीप इन पाकिस्तान। आपको अपने फैमिली की तरफ से हेल्प चाहिए होती है, या आपको खुद जॉब करके ये चीज़ अर्न करनी पड़ती है। लेकिन वंस यू हैव अचीव्ड योर एमएस, मैं एग्जांपल के तौर पे बच्चे को बताता हूँ कि आपकी सैलरी कैटेगरी 60 के से 80 के तक चली जाती है, बाज़ केसेस में इससे भी ज़्यादा। और अगर आप पीएचडी कर लेते हैं, इफ यू आर लकी इनफ टू डू पीएचडी इन व्हाटएवर सब्जेक्ट यू वांट, तो आपकी सैलरी 100,000 150,000 से भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। Sir, तो ये एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। sir, would you like to agree with the perceptions that most of the people have that bioscience is a woman dominating subject? मेरे ख्याल में ये ट्रू है, ये ऐसे ये ही है, across the globe. ये अक्रॉस द ग्लोब है। Majority of educationists believe in that कि medical sciences के बाद अगर just the second stage where the एग्जैक्टली। females are at majority, so that's a bioscience. उसकी सर रीजन क्या है? ऐसा मैं क्यों शायद है? इसलिए देखता हूँ कि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो बायोसाइंसेज की हैं, इनका मेरिट हमेशा से ज़्यादा होता है। और हमारी फीमेल स्टूडेंट डेडिकेटेड होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं, उनको एडमिशन ज़्यादा ऑफ़र किए जाते हैं क्योंकि वो एलिजिबल होती हैं। तो येस, उनके इंटरेस्ट भी होता है इस एरिया में, लेकिन वो एलिजिबल होती हैं। हमारे लड़के जो हैं वो इंजीनियरिंग की तरफ उनका ट्रेंड है। लड़कों का ट्रेंड कंप्यूटर साइंसेज़ की तरफ और मैनेजमेंट साइंसेज़ की तरफ ज़्यादा ट्रेंड है। बेसिक साइंसेज़ वाज़ ऑलवेज़ अ फीमेल डोमिनेटेड एरिया। सर, आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की है या नहीं, आई डोंट नो, सो आपकी राय चाहिए कि क्या आपने ये नोट किया है कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ ऑलवेज ए सेकंड ऑप्शन? लोग ये ट्राई करते हैं मेडिकल साइंसेस, वहाँ अगर एडमिशन नहीं होता तो क्या ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि इट इज़ अ फर्स्ट ऑप्शन फॉर समवन? बहुत कम, पाकिस्तान में बहुत कम। हुँ। फ़ॉरेन में मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में होते हैं, और वो कहते हैं मैंने बड़े होके एक केमिकल साइंटिस्ट बनना है। क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस होती है। मैंने जिस तरह आपको पहले ही बताया कि स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। लेकिन आई वोंट से कि लोगों के पास ये सेकंड ऑप्शन है। मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ, ये आपके पास एक और मौका है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप एमबीबीएस वाले डॉक्टर नहीं बने, आप बायोटेक्नोलॉजी के पीएचडी के डॉक्टर बन सकते हैं। आप फिज़िक्स में पीएचडी के डॉक्टर भी बन सकते हैं। लेकिन जब आप बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी के डॉक्टर बनेंगे, यू गॉट टू बी वर्किंग विद पेशेंट्स, with immunization, with vaccine, with medicine। तो अगर आपको हेल्थ एरिया बहुत अच्छा लगता है, तो दिस इज द एरिया यू कम टू। बायोटेक्नोलॉजी में So आई। that will be more interesting if you tell us something more about the new fields, emerging field in the biotechnology. Like you already mentioned vaccines. So if you elaborate a little bit more for our audience, so that will be more beneficial. तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बायोटेक्नोलॉजी का काम हो रहा है, जैसे कि आपको पता है कि हम एक एग्रीकल्चर नेशन है, सो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट काम इस वक्त हमारे पंजाब में और सिंध में जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, पेशावर की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, न्यू वेराइटीज़ पैदा करना, उनको डिजीज़ रेजिस्टेंस बनाना, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना। फिर बायो में हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, स्ट्रेसेस, एबायोटिक स्ट्रेसेस, एंटीबायोटिक स्ट्रेसेस, उनके अगेंस्ट ऐसी चीज़ों को पैदा करना। सो बायोटेक्नोलॉजी इज़ रियली हेल्पिंग नई वैरायटियाँ जिसमें हम वह पैदा कर रहे हैं। एंड दिस बायोटेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल इन फूड टेक्नोलॉजी एज़ वेल। फूड साइंसेस और फूड बायोटेक्नोलॉजी
अल्टरनेटिवली सेम ही नाम है, जिसके अंदर चीज़ प्रोडक्शन, यूगर्ट प्रोडक्शन, फर्मेंटेशन और बहुत सारी ऐसी एरियाज़ हैं जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी अपना रोल सर अब ये जो बच्चे हमारे ये सुन रहे हैं, सो ऑफ कोर्स उनके ज़हन में एक क्वेश्चन आएगा कि जो अगर हमने एफएससी कंप्लीट की है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्या सारे बच्चे आ सकते हैं? क्या सिर्फ बायोस वाले जो जिनका एक सब्जेक्ट बायो रह चुका है, तो वो आ सकते हैं, या क्या मैथमेटिक्स वाले भी आ सकते हैं? क्या कंप्यूटर वाले भी एनरोल हो सकते हैं फॉर फ्रेशमैन? सो व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? Eligibility criteria for BS जी, Biotechnology is same as BS Biosciences. Yes, आपने बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए. बाज़ इंस्टीट्यूट्स में आपने अगर मैथ भी पढ़ा हुआ, आपको एडिशनल बायो भी पढ़ाया जा सकता है. एट यूनिवर्सिटी ऑफ वा वी इनकरेज कि वो बच्चे हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी और बायोसाइंसेज में आएँ जिन्होंने बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो. उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, एज अ टीचर मैं बच्चों को कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि 2 साल की एजुकेशन में एफएससी में बायो ने आपको क्लिक किया, आपका इंटरेस्ट डेवलप किया, तो ज़रूर अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें. हम किसी भी स्टूडेंट को ये फोर्स नहीं करना चाहेंगे कि आप इस डिपार्टमेंट में जाएं अनलेस के उस स्टूडेंट का अपना कोई इंटरेस्ट ना हो. अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट मौजूद है और हमारे पास 50% मार्क्स बच्चे ने एफएससी में ली हैं, तो ही इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बायोसाइंसेज बीएस एंड बायोटेक्नोलॉजी बीएस. और फिर मेरिट की बुनियाद पे हम डिसाइड करते हैं कि बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा. सर इससे जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, वो एलिमिनेट हो गए। जो मतलब प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई टू द बायोसाइंस और बायोटेक्नोलॉजी। जी, क्योंकि जनरली क्योंकि उन्होंने एफएससी में बायोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, तो हम एज़्यूम कर रहे हैं कि बायो साइंसेज़ उनका इंटरेस्ट का एरिया नहीं है। लेकिन अगर वो एडिशनल बायो के साथ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम उनको एडमिशन दे सकते हैं। सर आपके पास कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा में जो आप ऑफ़र करते हैं ग्रेजुएट बच्चों के लिए या फिर एफएससी फ्रेश जो बच्चे होते हैं उनके लिए? तो एट डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेज इन यूनिवर्सिटी ऑफ वी ऑफर 2 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, इसको हम बीएस प्रोग्राम कहते हैं. ये 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, बीएस बायोसाइंसेज एंड बीएस बायोटेक्नोलॉजी. इसके अलावा हम एमएस बायोकेमिस्ट्री, एमएस बायोसाइंसेज एंड एमएस बायोटेक्नोलॉजी भी है, जो कि पुराने ज़माने में एमफिल कहलाया हुँ। जाता था. तो 3 प्रोग्राम हमारे एमएस लेवल के हैं. और एमएस बायोटेक्नोलॉजी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम्स हैं हमारे पास. उसके लिए आपके पास बीएस बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री होना लाज़मी नहीं है. इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट इन बीएस बायोटेक्नोलॉजी, यू आर एन आइडियल कैंडिडेट. लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएस ज़ूलॉजी, बीएस प्लांट साइंसेज़, बीएस माइक्रोबायोलॉजी के बाद उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है बायोटेक्नोलॉजी को, और वो एमएस बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास करने आते सर कोई स्टूडेंट अगर एमबीबीएस कंप्लीट कर ले तो बायोटेक्नोलॉजी में एमएस या एमफिल जो नई टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ एमएस, तो क्या वो एमएस के लिए एलिजिबल है या नहीं? हैं. वो एलिजिबल भी है, और इंटरेस्टिंगली यूनिवर्सिटी ऑफ वाह में 50% ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एमबीबीएस बैकग्राउंड से आते हैं. ओके। क्योंकि ड्यूरिंग मेडिकल स्टडीज उनको जब जीन्स का, क्रोमोसोम्स का और डिजीज के बारे में जब पता चलता है, दे गेट टू नो बायोटेक्नोलॉजी सच एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. तो बहुत सारे डॉक्टर हजरात जिन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट की होती है, दे चूज बायोटेक्नोलॉजी फॉर देयर एमएस एंड पीएचडी. सर इट विल बी मोर बेनिफिशियल अगर आप इनके साथ-साथ थोड़ा-सा फीस स्ट्रक्चर बता दें, नॉट एग्ज़ैक्ट वन, कोई रेंज हमें बता दें कि बीएस के लिए अराउंड अबाउट दिस मच इज़ द फीस फॉर एमएस एंड फॉर पीएचडी। आई विल सजेस्ट कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाह की वेबसाइट को अगर आप विजिट करें www.uw.edu.pk, ग्रेट। तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट फिगर्स एंड अमाउंट्स विद फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर एमएस के लिए, और बीएस के लिए सेमेस्टर वाइज 8 सेमेस्टर की एक्चुअल फीस पता चल जाएगी. तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपको एग्जैक्ट अमाउंट वहाँ से सर पता इसके चल जाए. साथ क्या ये पॉसिबल है कि किसी स्टूडेंट ने सपोज़ किसी और यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी शुरू की है, 2 सेमेस्टर वहाँ गुज़ार दिए एंड नाउ ही वांट टू शिफ्ट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा, सो कोई रास्ता है लीगल कि वो इसी तरीके से आ जाए? जी, बहुत सारे ऐसे केसेज़ हमारे पास आते हैं, इसको हम माइग्रेशन के केसेस ओके। कहते हैं वहाँ पे. एज़ पर एचईसी रूल्स हम उनको देखते हैं, और अगर वो माइग्रेशन पॉसिबल हो एज़ पर एचईसी रूल्स, एज़ पर वो यूनिवर्सिटी जहाँ से वो छोड़ के आ रहे हैं, और एज़ पर हमारी यूनिवर्सिटी, 3 चीज़ें हम चेक करते हैं. अगर इन तीनों चीज़ों के मुताबिक डिग्री ट्रांसफ़र की जा सकती है, तो जी, हम बहुत सारे बच्चों की डिग्री ट्रांसफ़र करते हैं. सर लैब में किस किस्म के फैसिलिटीज़ हैं आप लोगों के पास? फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स एंड फॉर जेनेटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स? तो आई एम फीलिंग प्राउड टू शेयर इट विद यू कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाह में बायोसाइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी की एक वेल एस्टैब्लिश्ड लैब मौजूद है. हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी और बायोसाइंसेज के जिन एरियाज पे काम हो रहा है, उसमें एनिमल साइंसेज एंड फिशरीज, प्लांट साइंसेज, एंजाइमोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी
और बायोकेमिस्ट्री शामिल है। और इन सब एरियाज़ में हमारे पास अच्छी फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी से मुराद मेरी हमेशा मिक्सचर ऑफ सीनियर प्रोफेसर्स एंड अ मिक्सचर ऑफ यंग पीएचडीज। हमारे पास वो डॉक्टर साहिबान भी मौजूद हैं। हमारे पास डेडिकेटेड लैब मौजूद है जो कि बायोटेक्नोलॉजी की, बायोसाइंसेस की, एंजाइमोलॉजी की है। स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर एचपीएलसी, एफटीआईआर, जेल डॉग सिस्टम, डीएनए, आरएनए मैनिपुलेटिंग इक्विपमेंट और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद। ओके। सर जो डिग्री है बायोसाइंसेस की या बायोटेक्नोलॉजी की, तो क्या ये एचईसी अप्रूव्ड डिग्री है और क्या ये ग्लोबली एक्सेप्टेड डिग्री है? या उसके लिए किसी और बॉडी को फिर कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा? जिस तरह कुछ लोग बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं, तो फिर यहाँ पीएमडीसी का एग्ज़ाम पास करते हैं, फिर जाके दे आर कंसिडर्ड एज़ ए रेगुलर ग्रेजुएट। उससे पहले वो कंसिडर नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ वाह और स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेज की सारी डिग्रियां एचईसी से रिकग्नाइज्ड हैं। हमारे करिकुलम एचईसी से 100% हम ऑन कंसेंट हैं उनके साथ। और ये इसलिए भी मुझे पता है कि हमारे ही ग्रेजुएट्स जो बीएस यूनिवर्सिटी ऑफ वाह से करते हैं उनको सारी दुनिया में स्कॉलरशिप ऑफर की जाती हैं और वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी बीएस की एंड एमएस की डिग्री सारी दुनिया में मानी जाती है। पीएचडी की डिग्री भी ऑल ओवर द वर्ल्ड मानी जाती है। अगर बीएस ऑनर्स का ग्रेजुएट या बायोसाइंस का ग्रेजुएट पूरी दुनिया में कहीं भी अप्लाई करना चाहता है हायर स्टडीज़ में, तो वो इस डिग्री को एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको एक्नॉलेज भी करते हैं। सर करंटली जो ग्लोबल सिनेरियो में देख के आप क्या सजेस्ट कर लेते हैं कि इस वक्त दुनिया में कटिंग एज रिसर्च इसी फील्ड में कहाँ पे हो रही है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का नाम मैं नहीं ले सकता है इसमें सर क्यों। किसी भी जगह यूरोप का ले ले, कोई भी जी, जो यूरोप, चाइना। चाइना। चाइना जो कि हमारे बहुत करीब भी है, ओके। हमारे लिए जाना बहुत आसान है और चाइनीज़ गवर्नमेंट के बहुत से स्कॉलरशिप्स भी हैं जो कि सिर्फ़ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। ओके। मैं समझता हूँ कि टॉप 5 लीडिंग में अगर कोई और कंट्री है तो आई डोंट नो, लेकिन चाइना तो ज़रूर टॉप 5 कंट्रीज़ में है इस वक़्त जो बायोटेक्नोलॉजी की लीडिंग रिसर्च में हिस्सा ले रहा है। ओके सर, अभी एनुअली देयर आर आई थिंक मोर देन मिलियन पेपर्स पब्लिश्ड रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी। सिर्फ चाइना से 70% पब्लिकेशन उसी साइड से आ रही है, बाकी दुनिया से भी बहुत सारी आ रही है। सर स्टिल कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है एंड आई वुड लव दैट यू शुड कमेंट ऑन दैट। स्टिल कैंसर का इलाज पॉसिबल नहीं है, स्टिल एजिंग कैन नॉट बी स्टॉप्ड, स्टिल कोविड ये वेरिएशन उसमें मल्टीपल वेरिएशन आ रही है एंड द साइंटिस्ट अनेबल इवन टू स्टॉप दैट। सर ऐसा क्यों? शायद ऐसे क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि पहली चीज़ आपने क्या बताई मुझे दोबारा, कैंसर का इलाज कैंसर, नहीं यस है। यस। लेकिन कैंसर का इलाज बिल्कुल नहीं है। लेकिन कैंसर से आज इतनी डेथ्स नहीं हो रही जितनी पहले होती थी। बिकॉज़ ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ साइंस वी हैव लर्न्ड हाउ टू मैनेज कैंसर पेशेंट्स। आज कीमोथेरेपी हो रही है, आज ड्रग्स डिज़ाइन की जा रही हैं। येस, हमने बिल्कुल कैंसर को आज ख़त्म नहीं किया, लेकिन इसी तरह अगर हम रिसर्च करते रहेंगे तो कभी न कभी हम ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने कही कि एजिंग, येस, हमने एजिंग को ख़त्म नहीं किया, लेकिन आप आज के इंसान की उम्र, एवरेज एज और 100 साल पहले की इंसान की एवरेज एज देखें, हमने इसको 30 और 40 से 60 और 65 तक खींच के ले गए। उसी तरह साइंस इसको आगे भी ले जाएगी। सर कॉमन मैन का एक परसेप्शन ये है कि बायोटेक्नोलॉजी और साइंस ने इंसानों के लिए मसाइल ज़्यादा खड़े किए इन कंपैरिजन टू टेक नीड टू हेल्प देम। और वो मसाइल ये है, ये बायो वार, एंथ्रेक्स। सर मल्टीपल ऐसी चीज़ें ये तो साइंटिस्टों ने बनाई है ना। आम इंसान तो कुछ भी नहीं, हम तो एक सुई में धागा भी नहीं डाल सकते, आम इंसान की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये तो साइंटिस्ट है जो लैब में बैठ के अपने लैब में एक बीकर के अंदर ऐसे केमिकल और ऐसे हथियार बना लेते हैं जो पूरी पूरी बस्ती को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो क्या ये साइंटिस्ट नहीं है? इससे भी इनकार तो नहीं कर सकते। मेरे स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर इस खतरे से कैसे निपटा जाए? इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी डिवाइस की गई है जिसको कहते हैं डुअल यूज़। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा नाइफ़ की, छुरी। नाइफ़ इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल। हम उससे फ्रूट काटते हैं, हम उससे वेजिटेबल काटते हैं, उसकी इफ़ादियत से इनकार नहीं है। लेकिन उसी नाइफ़ को लेके आप किसी बंदे को ज़ख्मी कर दें
या उसको एज अ हथियार इस्तेमाल करें, तो इसमें नाइफ का कसूर नहीं है, इसमें इस्तेमाल करने वाले का कसूर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी अगर गलत हाथों में जाएगी, आप बहुत बुरी किस्म के हथियार और बहुत डेंजरस किस्म की चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप टेक्नोलॉजी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करने वालों को गाइड करना पड़ेगा, काउंसल करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि इतनी जनरेशंस की एफ़र्ट के बाद हमने एक टेक्नोलॉजी हासिल की है, उसको अपने मुल्क के लिए, अपने दुनिया के लिए, इस कायनात के लिए अगर हम अच्छे तर पे इस्तेमाल करेंगे तो ही इसका फ़ायदा है। लेकिन अगर कोई उसको बुरे काम के लिए भी इस्तेमाल करना चाहेगा तो वो कर सकता है। दिस इज़ कॉल्ड द ड्यूअल यूज़। Sir, I would like to just quote the last statement of Newton that he mentioned that I regret that I work for Germany, and even that is a part of the कोई भी बुक आप उठा ले जो हिस्ट्री की है तो वहाँ पे वो मेंशन है कि मैं बहुत गलती की है कि मैंने इसे पार्टिसिपेट किया था। तो क्या हमें नहीं लगता कि जितने भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं उसमें मोर देन 50% का जो मेन गोल होता है वो पैसे होते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है पैसे हमेशा अच्छे लोगों के पास नहीं होते। तो वो हमें जैसे कहेंगे तो हम उसी तरह का रिसर्च डेवलप करेंगे। एज ए टीचर मैं ये समझता हूँ, और एचईसी और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी लोग करिकुलम डेवलप करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंट लिया है कि कोई भी नॉलेज जब आप बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं, उसके साथ साथ बायो सेफ्टी, एक सेफ्टी का और एथिक्स का एक कोर्स होना चाहिए, जो कि बच्चों की ग्रूमिंग कर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। हुँ। हम इस चीज़ की डुअल यूज़ से इनकार नहीं करते, लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ को बता सकते हैं कि एथिकल यूज़ ऑफ एनीथिंग, एथिकल यूज़ ऑफ एनी टेक्नोलॉजी किस तरह किए जा सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में एज़ अ टीचर मैं ये समझूँगा कि मुझे ये चीज़ें अपने स्टूडेंट को बतानी पड़ेंगी, और उनको बताना पड़ेगा दिस इज़ द नेगेटिव यूज़, दिस इज़ द पॉजिटिव यूज़, व्हाई वी शुड गो फॉर द पॉजिटिव यूज़ एंड व्हाई शुड बी रिफ्रेनिंग आवरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव। सर आज लैब में जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं, जो रिसर्चर काम कर रहे हैं, डू यू बिलीव इन दैट कि नियर फ्यूचर में एआई विल रिप्लेस ऑल दीज़ ह्यूमन बीइंग्स और यही एक्सपेरिमेंट एआई ही करेगी, हम साइड पे बैठ जाएँगे? मुझे लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी में एआई और हेल्प करेगी इन्हीं स्टूडेंट्स को, इन्हीं साइंटिस्ट को, कि ये एजिंग को और जल्दी का ज़्यादा कर लेंगे, ये डिजीज़ के लिए जो मेडिसिन है और जल्दी कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एआई विल बी रिप्लेसिंग साइंटिस्ट, एआई विल बी हेल्पिंग साइंटिस्ट कि वो नई सी नई इजाज़ात कर सकें। सर इर्तिका के हवाले से थोड़ा-सा बताइएगा कि ये जो इर्तिका है फ्रॉम एप्स टू ह्यूमन्स, फ्रॉम मंकी टू एप्स टू ह्यूमन्स उसके बारे में हमारे ऑडियंस के लिए और व्यूअर्स के लिए जस्ट टेल समथिंग अबाउट दैट। There are different thought process and there are different thought groups. इसके अंदर आपका रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू भी है। अगर आप मुझसे पर्सनल पूछें, ओके, श्योर तो पर्सनल पॉइंट। एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एज अ बायोलॉजिस्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे हैरान कर देती हैं। द कॉमनैलिटी इन आवर डीएनए, द डीएनए व्हिच इज़ कॉमन इन अ मॉस्किटो एंड इन अर्थवॉर्म एंड इन अ चिंपैंजी एंड इन अ प्लांट, इट्स वेरी रिमार्केबल। तो अगर कोई बंदा मुझे ये कहता है कि एवोल्यूशन फ्रॉम अ सिंगल सेल हुआ, तो अगर मैं अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हालांकि इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन कम से कम मुझे इंटरेस्ट ज़रूर होता है कि व्हाट ही हैज़ टू ऑफर टू मी, कि वो कैसे इस चीज़ को देख रहा है। तो मैं हमेशा इसको एक पॉजिटिव डिबेट में लेता हूँ, एंड आई वुड ऑलवेज़ लाइक टू लिसन टू द पीपल जो कि मेरे ख़यालात से इत्तेफ़ाक नहीं करते। मुझे अच्छा लगता है जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ और अपना आइडिया जो मैं इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आता हूँ। सर ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बॉडी और इट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है। सोयाबीन और शुगर केन की बहुत बड़ी प्रोडक्शन इसके अंदर होती है। अगर आप इसको सेफ तरीके से मैनेज करें, तो इसकी अफादियत में कोई दो राय नहीं है, ये आपके लिए बेनिफिशियल ही है। सर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर दिस पॉडकास्ट इज़ कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाह में कौन से ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट है, कौन से ऐसे फैसिलिटीज़ है कि एमएस के स्टूडेंट और पीएचडी के स्टूडेंट आके इसको जॉइन कर ले? और सेकंड ये सर कि आप थोड़ा-सा ये भी वाज़ेह कर लें कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाह कहाँ लोकेट करती है एग्ज़ैक्टली? चलिए मैं आपके आखिरी सवाल से पहले शुरू करता हूँ। हम वाह कैंट के पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर वाह कैंट में बिलॉन्ग करते हैं, यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है। इस एरिया में स्टूडेंट्स अटक से, रावलपिंडी से, हरीपुर से, एबटाबाद से और केपी के वो एरिया मर्दान, सवाबी जो कि करीब पड़ते हैं हमें, वहाँ से बच्चे, कोहाट से बच्चे हमारे पास यहाँ पे आते हैं और आ सकते हैं। हैविंग सेड दैट, हमारे पास बच्चे सेंट्रल पंजाब, गिलगित और सिंध से भी आते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ वाह मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स को ऑन कैंपस वाह कैंट की सेफ एनवायरनमेंट के अंदर हॉस्टल भी प्रोवाइड करती है।
तो यहाँ Sir, how much it is safe for the female students? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एरिया के अंदर आते हैं, तो आई वुड से और कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो कि इतना सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती होगी, जहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सिक्योरिटी जो होती है हमें हर वक्त मुहैया होती है। तो इट इज़ वेरी सेफ फॉर फीमेल स्टूडेंट्स एंड इवन फॉर मेल स्टूडेंट्स एज़ वेल। और सर कौन से प्रोजेक्ट है जिसमें नए स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं? जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि बायोटेक्नोलॉजी एक डाइवर्स फील्ड में हेल्प आउट कर सकती है। हमारे पास ऐसे टैलेंटेड टीचर्स मौजूद हैं जो कि नैनो टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी पे रिसर्च करवा रहे हैं, प्लांट साइंसेज में, टिश्यू कल्चर में काम हो रहा है बहुत सारा, बायोकेमिस्ट्री में, एंजाइम प्रोडक्शन, और मेडिसिन साइड पे और हेल्थ साइड पे डिफरेंट जीन्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, और डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं उनके बारे में काम हो रहा है। हमारे एक डॉक्टर साहब यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्ट पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो माइक्रोबियोलॉजी, प्लांट साइंसेज़, हेल्थ साइंसेज़ एंड एनिमल साइंसेज़ की मुख्तलिफ एरियाज़ में बायोटेक्नोलॉजी में हम रिसर्च करवा रहे हैं। Okay, thank you so much, sir, for your time. Thank you so much, audience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.